नमस्कार। विज्ञान पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज विज्ञान पर चर्चा में हम एक नए विषय को लेकर आ रहे हैं। विषय है नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो विज्ञान तथा नैनो प्रौद्योगिकी। ये विषय विगत 20 वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर हो गया है। बहुत सारे शोध कार्य इस दिशा में निरंतर चल रहे हैं। बहुत ही अच्छे व उत्साहवर्धक रिजल्ट्स भी रिपोर्ट किए गए हैं, किंतु कुछ कतिपय कारणों से हमारे बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन तक इस विषय की पहुंच बहुत सुचारू रूप से नहीं हो पाई है। अतः इस श्रृंखला को शुरू करने का एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम हिंदी भाषी विद्यार्थियों तक इस विषय वस्तु की गूढ़ता को या रहस्य को उजागर कर सकें। इस नैनो विज्ञान तथा नैनो प्रौद्योगिकी के विषय को क्रमशः विभिन्न पहलुओं को देखें, समझें और उन पर मंथन करने की प्रक्रिया को शुरू कर सकें। तो इस श्रृंखला में बहुत सारे अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। आज हम इसका जो पहला परिचय सेशन है, इंट्रोडक्शन टू नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, इस पर चर्चा करेंगे। बेसिकली नैनो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्या है, इसका क्रमशः विकास कैसे हुआ और वो कौन से पहलू हैं जो इसको काफ़ी रोचक व मैं ये भी कह सकता हूँ कि आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम देते हैं, ऐसा बनाते हैं। इसके साथ ही साथ भारत में इसकी क्या स्थिति है या हमारे देश में इस पर कैसे काम शुरू हुआ और अभी हम ऐसा क्या करें कि नैनो साइंस और नैनो प्रौद्योगिकी के विषय को, इसकी रिसर्च को और बढ़ावा मिले। तो आइए आज इस पे चर्चा शुरू करते हैं। आइए नैनो विज्ञान तथा नैनो प्रौद्योगिकी क्या है, इस पर विचार करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक शब्द है नैनो साइंस, दूसरा शब्द है नैनो टेक्नोलॉजी। इन दोनों शब्दों में जो कॉमन है वो है नैनो। आप यहाँ देख सकते हैं NaNO, NaNO, नैनो। नैनो प्लस साइंस, नैनो साइंस, नैनो प्लस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। अगर हम चर्चा करें तो कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 शब्द हैं। एक है नैनो, जिस पर हमें बात करनी होगी, दूसरा है नैनो साइंस, जिस पर हमें बात करनी होगी, और तीसरा है नैनो टेक्नोलॉजी, जिस पर हमें बात करनी होगी, ताकि ये तीनों शब्द हमें समझ में आए और इनका क्या अर्थ है तथा इनमें क्या अंतर है वो भी काफ़ी हद तक स्पष्ट हो सके। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले शब्द की, नैनो। तो बेसिकली ये जो नैनो शब्द है ये लिया कहाँ से गया है, इसको अगर लैटिन भाषा में हम बोलें तो लैटिन भाषा का एक शब्द है नैनोस, NaNUS, नैनोस। ये लैटिन भाषा का शब्द है। और ऐसे ही ग्रीक भाषा में एक दूसरा शब्द है नैनोस, NaNOS, नैनोस। इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है बेसिकली वो है ड्वार्फ। ड्वार्फ को हम हिंदी में अति सूक्ष्म, छोटा, बौना या बहुत ही छोटा ऐसा बोल सकते हैं। तो नैनो शब्द की जो उत्पत्ति है वो आप चाहें तो बोल सकते हैं ग्रीक भाषा के नैनोस से है या फिर लैटिन भाषा के नैनस शब्द से है। और इसका अर्थ है बहुत ही छोटा, अति सूक्ष्म या फिर बौना। तो जब भी कोई वस्तु या फिर कोई पदार्थ बहुत छोटा या ऐसा होता था तो बोल सकते हैं उस भाषा में इसको इस तरह से समझा जाता था।
फिर से अगर बात करें तो रिसेंटली 1958 में जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसको हम लोग SI सिस्टम बोलते हैं मेजरमेंट के लिए, जो मेजरमेंट की यूनिट है उसके लिए SI सिस्टम का उपयोग होता है, उसमें से कुछ शब्द इंट्रोड्यूस किए गए थे। उनमें से एक शब्द था नैनो, और भी शब्द थे जो उस समय इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे गीगा, पीको एंड टेरा। ये बेसिकली सारे शब्द किसी भी मेजरमेंट स्केल को डिवाइड करते हैं अलग अलग भागों में। तो आप ये समझ सकते हैं कि नैनो भी मेजरमेंट स्केल के डिवाइड करने का एक शब्द है। और इसको अगर फिर से समझने की कोशिश करें कि इसको कैसे डिवाइड किया जा सकता है, तो एक नैनो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बिलियंथ पार्ट। अगर हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं अरबवां हिस्सा। अर्थात किसी भी मेजरमेंट स्केल के अगर 1 अरब हिस्से किए जाएं तो वो जो एक हिस्सा होगा उसको 1 नैनो कहा जा सकता है। आइए इसको फिर से समझें। अगर हम लोग 1 मीटर की बात करें और 1 मीटर के 1 अरब हिस्से किए जाएं तो 1 मीटर के 1 अरबवें हिस्से को हम क्या कह सकते हैं? 1 नैनोमीटर। तो इस तरीके से नैनोमीटर की अगर हम परिभाषा को समझें तो कह सकते हैं कि 1 मीटर के 1 अरबवें हिस्से को हम 1 नैनोमीटर कहते हैं। और इन जनरल शब्द में अगर बात करें तो नैनो का शाब्दिक अर्थ किसी भी वस्तु पदार्थ या फिर स्केल का 1 अरबवां हिस्सा होता है। इसको थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कितना छोटा स्केल हो सकता है या इसका लेवल क्या होगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उस पेपर की जो मोटाई है, या जैसे जो हम लोग पेपर यूज़ करते हैं लिखने के लिए, इस पेपर की जो मोटाई है, अगर इस मोटाई को पतला किया जाए, मतलब अगर इस पे मोटाई के तरीके से काटना शुरू करें, ऐसे नहीं, ना तो लंबाई में ना तो चौड़ाई में, मोटाई में, इसकी थिकनेस को, इसकी मोटाई को और पतला किया जाए, हिस्से करते चले जाएं। मान लीजिए 2 हिस्से कर दिए, हमने 2 पेपर बना दिए मोटाई करके, ऐसे ही 2 करें, 10 हिस्से कर दें, 100 हिस्से कर दें। अगर ऐसे ही करते चले जाएं, अगर इसके हम 1 लाख हिस्से करें, आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगाइएगा स्केल कितना छोटा होगा। अगर इसके 1 लाख हिस्से कर दिए जाए तो जो एक हिस्सा होगा वो लगभग 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। ये एक तरीका हो सकता है इसको समझने का। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जो इसका रिवर्स है। हम मान लेते हैं कि जो कांच की एक छोटी गोली है, जिसको हम लोग कंचा बोलते हैं, छोटी सी गोली जिसका डायमीटर लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर होगा। अगर उस कंचे को हम 1 नैनोमीटर माने, अब हम लोग उल्टी तरफ सोच रहे हैं कि कितना बड़ा मीटर, कितना बड़ा होगा। अगर उस कंचे को हम 1 नैनोमीटर माने तो जो हमारी पृथ्वी का साइज है, जो अर्थ का साइज है, वो 1 मीटर हो सकता है। अब हम इसको फिर से उल्टा ले लें कि अगर अपनी पृथ्वी का जो साइज है, जो डायमीटर है, वो अगर 1 नैनोमीटर है तो सोचो उसके कितने हिस्से किए जाएं कि उसका जो साइज है वो एक कांच की गोली के बराबर बचे, तो वो 1 नैनोमीटर होगा। और अगर आप सीधे देखें तो एक नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। या रिवर्स आप करेंगे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 मीटर में बेसिकली 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं।
तो ये स्केल इतना छोटा है। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए इसको हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं कि नैनो स्केल क्या है। अभी तो हमने नैनो की बात की, स्केल बेसिकली आप कोई भी यूनिट के बारे में बात कर सकते हैं या फिर एक जनरल स्केल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये उदाहरण देना काफ़ी ठीक रहेगा। देखिए आप देख सकते हैं एक्सट्रीम राइट अगर देखें इस फिगर में, यहाँ पर आप देखें एक्सट्रीम राइट में, तो ये एक टेनिस बॉल का उदाहरण दिया गया है और बोला गया है कि ये नैनोमीटर के स्केल में। तो यहाँ नैनोमीटर है और ये आपका 10 टू द पावर ऑफ 8, तो यहाँ पर क्या होगा 10 टू द पावर ऑफ 9 तो ये 10 टू द पावर ऑफ 9 नैनोमीटर कितना होता है मीटर, तो ये हो गया आपका मीटर स्केल। तो मीटर से भी छोटा लगभग क्या होता है आपका डेसीमीटर। तो डेसीमीटर या कह सकते हैं रफली 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्केल। तो 10 सेंटीमीटर के बराबर जो होता है आपका टेनिस बॉल का साइज होता है। सिमिलरली ये हो गया आपका मिलीमीटर स्केल। सो जो टिप है इसकी, अगर आप ये कर्सर देखें यहाँ पर, जो पेंसिल की टिप है उसकी जो मोटाई है वो लगभग 1 mm के बराबर होती है, या अगर आप नैनो में बात करेंगे तो 10 टू द पावर ऑफ 6 नैनोमीटर होती है। वैसे ही कुछ और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो इससे पतले हों। वैसे ही जो हमारे बेसिकली स्किन के सेल्स हैं या फिर कैंसर सेल है, उनका साइज भी आपका 10 टू द पावर ऑफ 4 के रेंज में होता है, जो कि बेसिकली मिलीमीटर से 100 गुना छोटा। इसके बाद अगर और बात करें तो जैसे बैक्टीरिया है या ये है, इनका साइज भी आपका जो है मिलीमीटर से बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी नैनोमीटर से बहुत बड़ा होता है। कितना, नैनोमीटर से लगभग 1000 गुना बड़ा होता है। और इस स्केल को हम लोग माइक्रोमीटर बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा नैनोमीटर स्केल से पहले माइक्रोमीटर ही बहुत पॉपुलर था। हम लोग सारी माइक्रो लेवल की बात करते थे, माइक्रो वर्ड की बात करते थे। और माइक्रो लेवल जो है वो है 1000 गुना बड़ा नैनोमीटर से। उसके नीचे अगर आए तो वायरस का साइज भी लगभग 100 नैनोमीटर के आसपास का होता है। आजकल हम सब परिचित हैं कि जो सार्स कोविड-2 है, जिसकी वजह से कोविड-19 नामक बीमारी हो रही है, उस वायरस का साइज भी लगभग 20 से 60 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो जो वायरस का साइज है ये एक रेंज है, करीब 100 नैनोमीटर के आसपास हो सकती है। उससे भी छोटे कुछ पार्टिकल होते हैं। और अगर हम बात करें 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर की साइज में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स का अर्थ है जिसपे कई सारे एटम एक साथ अटैच हों, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या और भी कुछ मॉलिक्यूल जो 1 नैनोमीटर के हो सकते हैं। और अगर उससे भी नीचे जाएं स्केल पे तो 0.1 नैनोमीटर होगा, जिसको हम एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। तो वो साइज लगभग एटॉमिक लेवल पर हम पहुंच जाते हैं, या फिर एटम की साइज की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर नैनो स्केल क्या है, या एटलीस्ट हम इस पूरे मेजरमेंट स्केल में कौन सी ऐसी लेंथ को कंसीडर करें जो नैनो स्केल में कंसीडर की जा सकती है। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर कलर किया गया है कि 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर का ये जो स्केल है, इसको रफली हम लोग बोल सकते हैं कि ये नैनो स्केल है। और इस स्केल में जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो नैनो स्केल में आप बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट नैनो स्केल में बिलोंग कर रहा है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि एंटीबॉडी है, फ्लोरीन है, इवन नैनो पार्टिकल्स या कार्बन नैनो ट्यूब, इस टाइप के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। इस टाइप के उदाहरण हम कुछ और समझेंगे जब हम इस विषय पर और आगे बात करेंगे। तो अभी हमें एक शब्द समझ में आया कि नैनो का तात्पर्य क्या था। अब बात करते हैं हम नैनो साइंस की। यहाँ पर फिर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, चूँकि मैंने जैसा कहा कि नैनो एक तरीके से एक प्रीफिक्स है, जैसा बहुत सारे एकेडमिक राइटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, तो एस्ट्रो हो गया, जियो फिजिक्स, जियो हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रो, तो हाइड्रो हो गया, बायो, बायो हो गया। सो ऐसे करके बहुत सारे प्रीफिक्स हैं जो किसी न किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को दर्शाते हैं। वैसे ही नैनो भी एक तरीके से प्रीफिक्स है, लेकिन जैसा कि आपने पहले समझा कि नैनो जो है वो 1 अरबवां हिस्सा है किसी भी चीज़ का,
तो नैनो साइंस का सीधा सा अर्थ आप ये मत लगाइए कि ये साइंस का 1/4वां हिस्सा है। वैसे ही अगर नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड है तो यहाँ पर भी हमको ये अर्थ नहीं लगाना है कि ये किसी टेक्नोलॉजी के 1/4वें हिस्से की हम बात कर रहे हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, इनका अर्थ भी बिल्कुल अलग है, और इसी को हम समझने का अभी प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करें कि नैनो साइंस क्या है। तो देखिए, साइंस तो आप सभी परिचित हैं, और अभी अभी हम लोगों ने नैनो शब्द से भी अपना परिचय किया कि नैनो का क्या अर्थ है। नैनो साइंस एक नया शब्द बन गया। इसका क्या अर्थ है या इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, एक परिभाषा हमने यहाँ पर नीचे लिखी हुई, आप स्क्रीन पर देखिए। देखिए, साइंस किसी भी घटना को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। उसी तरीके से अगर नैनो साइंस की हम बात करें तो यहाँ पर भी देखिए क्या है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ फेनोमेना, फेनोमेना की स्टडी करना, एंड साथ ही साथ मैनिपुलेशन ऑफ मटीरियल्स, मटीरियल को मैनिपुलेट करना, पदार्थ की संरचना को बदलना, या उसके साथ ही अगर कुछ घटनाएं हो रही हैं उस लेवल पर तो उनका अध्ययन करना। तो दो चीज़ें हो गई, घटनाओं का अध्ययन करना और पदार्थ की संरचना को बदलना। किस लेवल पर, आगे आप देख सकते हैं, एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर और माइक्रोमॉलिक्यूलर लेवल पर। अगर एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फिर माइक्रोमॉलिक्यूलर स्केल पर किसी भी पदार्थ की संरचना बदल रही है और वो संरचना बदलने से क्या घटनाएं हो रही हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे? इसका अध्ययन हम लोग जो भी करते हैं वो नैनो साइंस के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि जब भी इस तरीके का पदार्थ का मैनिपुलेशन होगा, संरचना बदलेगी, उसकी मैकेनिज्म बदलेगी, तो जो पदार्थ के गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो भी काफ़ी हद तक बदल जाती हैं। where properties differ significantly from those at a large scale. So ये भी एक कंडीशन है। अगर हम इसको एक समराइज करें तो ये कह सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ की संरचना को बदला जाता है, उसके बदलने से किसी और ये संरचना अगर नैनो स्केल पे बदला जाता है और उसके बदलने के वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में जो भी डिफरेंसेस आते हैं, उनका जो हम अध्ययन करते हैं वो नैनो साइंस कहलाता है। तो नैनो साइंस जो कि कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, बायोलॉजिकल पार्टिकल हो सकता है, कोई छोटी डिवाइस भी हो सकती है जहाँ पर नैनो स्केल पर चीज़ें इन्वॉल्व हों। तो इसलिए यह एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है या फिर क्रॉस डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। जैसा कि आप नीचे यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि नैनो साइंस जो है ये बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मेडिसिन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और भी कई विषय हो सकते हैं। उन सबको लेकर एक अगर हम लोग समूह बनाएं और एक अध्ययन करें जहाँ पर चीज़ें नैनो स्केल में हो रही हैं और नैनो स्केल में होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है और उनका अध्ययन करें, तो वो नैनो साइंस के अंतर्गत आता है। अभी एक और प्रश्न मैं रखना चाहूँगा कि नैनो साइंस इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है, या ये कह सकते हैं ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों हो गया। इसके पीछे बहुत ही ठोस कारण है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी, फिनोमेना थी, जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स के तौर पर हल नहीं किया जा सकता था, या जिनका बेसिकली कारण क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर नहीं बताया जा सकता था। उनको क्वांटम मैकेनिक्स के तौर पर हल किया गया और क्वांटम मैकेनिक्स ने बहुत सारी ऐसी घटनाओं का बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया। वैसा ही कुछ नैनो साइंस के साथ भी है। नैनो साइंस ने बहुत सारे ऐसे आश्चर्यचकित करने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन दिया। क्या है वो मैं कुछ
उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। और पहला उदाहरण आप अगर बात करें तो हम सिंपल ले सकते हैं गोल्ड से। अगर हम देखेंगे कि जो गोल्ड का कलर है वो गोल्डन होता है। अगर आपका जो गोल्ड है उसका साइज कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर या उससे बड़े साइज में हम लेते हैं, और गोल्ड की अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन ऐसा देखा गया कि जब गोल्ड को बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ा गया या उसके बहुत छोटे छोटे कण बनाए गए, जिसको हम पार्टिकल बोल सकते हैं, और अगर उन पार्टिकल का साइज लगभग नैनो स्केल में है, स्केल हमने इसलिए कहा कि जो 1 नैनोमीटर से लेकर लगभग 100 नैनोमीटर, ऐसा कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ये भी एक कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे बच्चे ये बात करते हैं कि ये 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर ये एक स्केल है। 100 नैनोमीटर से 110 भी हो सकता है, और 1 नैनोमीटर से अगर नीचे आप बना सकते हो तो अलग इशू है, क्योंकि आप डिपेंड करता है कि हम किस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं सिंथेसिस करने में। लेकिन अगर पार्टिकल को नैनो स्केल में ले जाया जाए तो नैनो जो गोल्ड है, जो कलर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि अभी कलर गोल्डन है, यह पूरी तरीके से बदल जाता है। और आप देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि बहुत सारे कलर, इवन देखिए ये ब्लू है, ये आपको देख सकते हैं पिंक है, और ये रेडिश की तरफ कन्वर्ट हो गया। मतलब ये एक रेंज ऑफ कलर इस पे से विजिबल हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब पार्टिकल को छोटा किया जाता है, इसके पीछे का क्या साइंस है, वो सारा काफ़ी लोगों को आश्चर्यचकित करता था। और नैनो साइंस के डेवलपमेंट के बाद ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हुई। ये रिजल्ट तो काफ़ी नया है, और जब नैनो साइंस बहुत प्रोग्रेस हो गया उसके बाद के रिजल्ट्स हैं। लेकिन ये दर्शाता है कि जब भी कोई पदार्थ के साइज को छोटा किया जाता है, नैनो स्केल में पहुंचता है, तो वो पदार्थ की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। साथ ही साथ बहुत ही अलग तरीके के रिजल्ट मिलते हैं, और उनका एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाए वो हमें नैनो साइंस सिखाता है। एक और उदाहरण देखते हैं, CDSE, कैडमियम सेलेनाइड क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट की बात इसलिए कर रहे हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि क्लासिकल मैकेनिक्स, या आप उसको कंपेयर कर सकते हैं बल्क पदार्थ के साथ या फिर बड़े स्केल के साथ। जैसे ही छोटा किया जाता है तो आप नैनो स्केल में पहुंचते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल होती है। तो कोई भी पार्टिकल जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल हो, क्वांटम डॉट कह सकते हैं। तो यहाँ पर फिर बात वही हो रही कि अगर CDSE है तो CDSE की प्रॉपर्टीज फिक्स होंगी। अगर मैं इसके बैंड गैप की बात करूँ तो वो भी फिक्स होगा अगर बल्क मटेरियल लिया जाए। और अगर इस CDSE का लुमिनेसेंस देखा जाए, लुमिनेसेंस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, अगर उस मटेरियल को फोटोन के थ्रू एक्साइट किया जाए, ऑफकोर्स फोटोन की जो एनर्जी है वो बैंड गैप से ज़्यादा हो, तो उस पर इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होते हैं, और उसको हम एक्साइटोन बोलते हैं। और कुछ समय बाद वो एक्साइटोन फिर से रिकॉम्बाइन होते हैं। रिकॉम्बिनेशन के दौरान वो क्या करते हैं, एक फोटोन को इमिट करेंगे। वो फोटोन की जो एनर्जी होगी वो बैंड गैप के इक्विवेलेंट होती है। तो इमिशन मेजरमेंट करने से हम किसी भी मटेरियल के बैंड गैप के बारे में कुछ आइडिया लगा सकते हैं या काफ़ी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हर एक मटेरियल की अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, उसका अपना एक बैंड गैप होगा और एक इमिशन मिलेगा, और वो इमिशन अगर आपका विजुअल रेंज में है तो कुछ ना कुछ उसका कलर मिलेगा। ठीक है, तो कलर फिक्स होगा। मान लीजिए अगर कोई एक मटेरियल CDSE, तो हो सकता है उसका बैंड गैप ऐसा हो कि वो रेड कलर इमिट करता हो। ठीक है, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया जब उसके क्वांटम डॉट बनाए गए, मतलब बहुत ही छोटे नैनोमीटर साइज के, लगभग 2 से 5 से 10 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर के पार्टिकल बनाए गए, तो उनमें क्वांटम कन्फाइनमेंट हुआ। अब ये क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या है ये भी हम बाद में चर्चा करेंगे अगले सेशन में। आज अभी उसी डायरेक्शन पे बात करते हैं। तो क्वांटम कन्फाइनमेंट होने की वजह से इसका जो कलर है वो पूरा बदल गया, और आप यहाँ देखेंगे कि कलर बहुत अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इवन आप देखें तो ये वायलेट कलर से लेकर ग्रीनिश, येलोइश और रेड कलर तक हो रहा है जब आप 2 नैनोमीटर से लेकर
8 नैनोमीटर के साइज में CDSE पार्टिकल का साइज चेंज करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा एक्साइटिंग रिजल्ट है। ऐसा क्या हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, वो भी हम नैनो साइंस में सीखते हैं। तो अभी मैं केवल ये फोकस कर रहा हूँ कि नैनो साइंस क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है और नैनो साइंस क्या है। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे मिलेगा या इस चीज़ को हम कैसे समझ पाएंगे, उसको समझने के लिए नैनो साइंस के समझने की ज़रूरत है। मैं एक या दो और ओल्ड एग्जांपल दूंगा जो काफ़ी पुराने हैं। ऑलमोस्ट वो मटेरियल तो डेवलप किया गया है एक चौथी सदी में, एक और बाद का है कुछ, और उस पर कुछ ऐसे अनयूजुअल प्रॉपर्टीज थी जो लोगों को काफ़ी हैरान करती थी और उनका एक्सप्लेनेशन काफ़ी मुश्किल था, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद उनको एक्सप्लेन किया जा सका। तो एक और क्लासिकल एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है लाइकर्गस कप का। आप स्क्रीन पे ये दो डिफरेंट कलर देख रहे हैं कप, एक ए है एक बी है। दोनों ही बेसिकली क्या है, एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों के कलर क्यों अलग अलग दिखते हैं, इसका क्या कारण है। इसका कारण पहले लोगों को नहीं पता था। इस पे किसी एक पदार्थ की कोटिंग थी जिसकी कोटिंग की वजह से इनका कलर अलग अलग दिखता था, और ये काफ़ी एक तरीके से उत्सुकता का विषय था या कह सकते हैं रहस्यमय विषय था, जिस पर 1990 में कुछ रिसर्च हुई और 1990 में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया गया, और जहाँ पर ये पता चला कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, पहला ए, ये ऐसा तब दिखता है जब इस पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। आप कोई लाइट डालते हैं, व्हाइट लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसका येलोइश कलर दिखता है। लेकिन अगर व्हाइट लाइट ट्रांसमिट होके आए, मान लीजिए अगर आप साइड में, अगर आप देखें कि ये लैंप है, अगर मैं साइड में ऐसे लाइट डालूं रिफ्लेक्ट होके आए तो ये येलो दिखेगा, लेकिन अगर मैं पीछे इसके लाइट जला दूं और सामने से देखूं तो ये रेड दिखेगा। तो पहला जो था ये रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता था, ये जो है रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता था, और जो दूसरा था ये ट्रांसमिशन की वजह से दिखता था लाइट का। लेकिन ऐसा क्या है कि रिफ्लेक्शन अलग आएगा, ट्रांसमिशन अलग आएगा। तो उसका जब और एनालिसिस हुआ, टीएम किया गया, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मैं इसकी भी बाद में चर्चा करूंगा। तो टीएम करने के बाद पता चला कि इसमें और इस दोनों में अलग अलग साइज के गोल्ड नैनो पार्टिकल कोट किए गए हैं, और गोल्ड नैनो पार्टिकल के साइज बदलने की वजह से इस पे इस तरीके का अंतर दिखा। सो ये जो डाइक्रोमिज्म की जो घटना है या दो अलग अलग कलर दिखने की जो घटना है, वो गोल्ड नैनो पार्टिकल 50 से लगभग 100 नैनोमीटर साइज के थे, उनकी वजह होने की वजह से था, और ये एक्सप्लेनेशन बाद में पता चला नैनो साइंस के माध्यम से। तो यहाँ पर भी ये एक क्लैरिटी निकल के आती है कि नैनो साइंस क्यों इम्पोर्टेंट है इस तरीके की घटनाओं की व्याख्या करने के लिए। एक और एग्जांपल देखेंगे नैनो साइंस को समझने के लिए। ये भी एक चर्च का विंडो था जो ये काफ़ी पुराना है, ये भी ऑलमोस्ट आई थिंक कम से कम 10 सेंचुरी या उससे भी पुराना स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी बहुत अलग, विंडो में ही अलग अलग कलर दिखते थे लाइट रिफ्लेक्शन के समय पर। ऐसा क्यों था वो भी काफ़ी रहस्य था, और यहाँ पर भी कुछ मेटेलिक कोटिंग करके ये ग्लास बनाए गए थे। वो मेटेलिक कोटिंग क्या था, किसके कारण से ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर दिखते थे, इसका एनालिसिस काफ़ी दिनों तक नहीं हो पाया। जब नैनो साइंस ने काफ़ी प्रोग्रेस की, उसके प्रोग्रेस के साथ लोगों ने इसका एनालिसिस किया। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये इमेजेस हैं SEM की, इनसे क्लियर हुआ कि इस पे अलग अलग साइज के पार्टिकल कोट किए गए हैं, और ये पार्टिकल गोल्ड के भी हैं, साथ ही साथ सिल्वर के भी हैं। तो सिल्वर और गोल्ड के पार्टिकल का साइज जैसे वेरी होता है, अगर आप स्क्रीन में देखें 25 नैनोमीटर तो रेड बोल रहे हैं, 50 है तो ये ग्रीन हो रहा है, और 100 नैनोमीटर है तो येलो हो रहा है। तो जैसे पार्टिकल का साइज बदलता है, इन गोल्ड पार्टिकल का कलर बदल जाता है। वैसे ही सिल्वर के पार्टिकल का साइज बदलता है, 100 नैनोमीटर, फिर ये देखिए दूसरा है 50 नैनोमीटर, देन 100 नैनोमीटर। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कलर आपका बदलता चला जा रहा है। तो ये कलर जो है साइज के अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो
गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल के कंपोजिशन से या फिर अलग अलग कोटिंग से और डिफरेंट डिफरेंट साइज की कोटिंग से इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन को पाया गया, और ये एक्सप्लेनेशन भी नैनो साइंस की एक्सप्लेनेशन के आधार पर बताया गया। तो अभी तक हमने दो चीज़ें समझी। पहला था नैनो क्या है, और फिर नैनो साइंस क्या है या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आइए अब तीसरे शब्द पर बात करें, जो कि है नैनो टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी से हम सभी परिचित हैं। अगर हम आज स्क्रीन पे आपको इस स्मार्ट राइटिंग पैड से लिख के पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो चीज़ों का कुछ इस तरीके से उपयोग करना कि वो किसी न किसी पर्टिकुलर काम के लिए उपयोगी हो सके, या उसको ऐसा डिजाइन करना, उनको मैनिपुलेट करना, उनको फिक्स करना ताकि वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए डिजाइन हो सके, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। तो जैसा हमने पहले देखा कि नैनो साइंस के डेफिनेशन में कि अगर एटॉमिक लेवल पे बात करें, एटम या फिर मॉलिक्यूल लेवल पे बात करें, अगर किसी तरीके से किसी पदार्थ के एटम्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट किया जा सके, तो कैसे करेंगे, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी लगेगी, और जो मैनिपुलेट कर रहा है वो भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। तो मैनिपुलेशन करने के प्रोसेस को, मैनिपुलेशन करने को, और मैनिपुलेट करने के बाद अगर उसका जो आउटकम बनता है, कुछ डिवाइस बनती है, ये जो सारे स्टेप हैं, इसको हम टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर नैनो स्केल में काम करना है, चीज़ें हमें नैनो स्केल में मैनिपुलेट करनी है, चेंज करनी है, तो इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। आइए थोड़ा सा एक डेफिनीशन की तरफ चलें। तो अगर आप स्क्रीन पे देखिएगा मेरे साथ, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, कुछ शब्द लिए गए हैं। आर द डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। किसका? किसी भी स्ट्रक्चर का, डिवाइस का या फिर सिस्टम का। कैसे? बाय कंट्रोलिंग शेप एंड साइज एट नैनो स्केल। सो कहने का ये तात्पर्य है, अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर या एटॉमिक लेवल पर किसी भी डिजाइन को या किसी भी मटेरियल के स्ट्रक्चर को, किसी भी डिवाइस को या फिर किसी भी सिस्टम को मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर कंट्रोल किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, और उसकी डिजाइन को किया जाता है, देन उसको करेक्टराइज किया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसके एप्लीकेशन को देखा जाता है। तो ये सारे जो कंपोनेंट हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी में आते हैं। So we can define nanotechnology as the design, characterization, production and application of structure, device and system by controlling shape and size at nanometer scale. एक दूसरी डेफिनेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही है कि डिजाइन करना है, कैरेक्टराइज करना है, प्रोड्यूस करना है, एप्लीकेशन बनाना है, किसका? स्ट्रक्चर का, डिवाइस का, सिस्टम का, किस लेवल पर? एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और माइक्रोमॉलिक्यूलर लेवल पर। साथ ही साथ ये सब करने से होगा क्या? अगर हम मान लीजिए इस लेवल पे नहीं करते हैं, माइक्रो लेवल पे करते हैं या फिर लार्ज स्केल पे करते हैं, तो जो प्रॉपर्टीज मिल रही थी किसी डिवाइस की, किसी सिस्टम की या फिर किसी मटेरियल्स की, वो अलग थी। अगर उसकी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्ट्रक्चर हो, डिवाइस हो, सिस्टम हो, अगर उसमें से एटलीस्ट वन नॉवेल आर सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रॉपर्टीज, कम से कम एक प्रॉपर्टी या एक कैरेक्टरिस्टिक्स नॉवेल आए, बदल जाए, नई आए, ऐसा अगर हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पर मैनिपुलेट करके अचीव करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, उसको कैरेक्टराइज करते हैं, उसको डिवाइस बनाते हैं, तो ये जो पूरा स्टेप है, ये जो पूरा प्रोसेस है, वो एक टेक्नोलॉजी है। और चूंकि नैनो स्केल पे कर रहे हैं, ये इसलिए इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो आई थिंक नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो स्केल पर टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना, उसको एग्जीक्यूट करना और उसके आउटकम्स को देखना है, ताकि कुछ नए तरीके से हमें
रिजल्ट्स मिले, नई प्रॉपर्टीज़ मिले, नए एप्लीकेशंस मिले, उसी हो सकता है ओल्ड डिवाइस के या ओल्ड मटेरियल का या एग्जिस्टिंग मटेरियल का, एग्जिस्टिंग डिवाइस का प्रॉपर्टीज़ या फिर उसका जो एप्लीकेशन है वो नया हो सकता है। इसको नैनो टेक्नोलॉजी को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसके ज़रा हिस्ट्री पे बात करेंगे कि ये कब शुरू हुआ और इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया और फिर इसका स्लोली डेवलपमेंट कैसे हुआ। इस विषय पर अगर पहले बात की जाए तो इसकी अवधारणा किसने दी, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, या कह सकते हैं कि लोगों को नैनो टेक्नोलॉजी में काम करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। तो उसके लिए जो नाम निकल के आता है वो है प्रोफेसर फेमेन। प्रोफेसर फेमेन ने 1959 में एक लेक्चर दिया जो कि एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पे था, और उस लेक्चर के दौरान उन्होंने एक कोट किया टर्म, बहुत सारा डिस्कशन हो रहा था, उस डिस्कशन में एक टर्म कोट किया, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, जिसका शाब्दिक अर्थ तो ये हो सकता है कि अभी भी इसके नीचे बहुत स्पेस है, बट जिसका आशय ये था कि अभी हम लोग माइक्रो लेवल पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही लार्ज स्केल पर बात कर रहे हैं, इसके नीचे भी रिसर्च की बहुत संभावनाएं हैं अगर हम माइक्रो लेवल से नीचे उतर कर देखें, या हमें माइक्रो लेवल से नीचे जाके एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पर भी हमें बात करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। ये उनका एक इंस्पिरेशनल सेंटेंस था जो लोगों को मोटिवेट किया और लोगों ने इस डायरेक्शन में सोचना शुरू किया। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन दिया जा सकता है कि प्रोफेसर फेमेन ने नैनो टेक्नोलॉजी की अवधारणा दी। लेकिन अब दूसरा प्रश्न आता है कि नैनो टेक्नोलॉजी का नाम कहाँ से आया, या सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी के नाम को किसने दिया। तो इसके लिए प्रोफेसर नोरियो तानीगुची, जिन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस में, और ये बात है 1974 की, एक प्रेजेंटेशन दिया जिसपे कुछ एक डिवाइस वो प्रपोज कर रहे थे, और उस डिवाइस में उन्होंने नैनो स्केल में कुछ मैनिपुलेशन किए थे, अर्थात उस डिवाइस की डिजाइन में कुछ नैनो स्केल के लेवल पर उन्होंने डिजाइन या फिर डेवलपमेंट किया था। और यहाँ पर ही उन्होंने जो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द है इसका यूज किया, अर्थात 1974 में प्रोफेसर नोरियो तानीगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम दिया या फिर प्रपोज किया। तो ये तो दो एक ऐसे हैं जिनकी वजह से नैनो टेक्नोलॉजी का आप बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम नाम या फिर इंस्पिरेशन आया। इसके साथ ही साथ एक और नाम है जो काफ़ी प्रचलित है, वो नाम है के एरिक ड्रेक्सलर। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किए 1980 के आसपास, और इन्होंने उस समय दो बुक्स भी लिखी जो बहुत पॉपुलर हुई। उनमें से एक बुक का नाम है इंजिन्स ऑफ क्रिएशंस, द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो इनकी वजह से भी नैनो साइंस काफ़ी पॉपुलर हुआ। ये कुछ ऐसे थे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल टूल थे जो 1980 या उस समय के आसपास डेवलप हुए, जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले किया। उनमें से एक टूल का नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, STM। ये 1981 में इन्वेंट हुआ, और इसको इन लोगों ने
एटॉमिक लेवल पर क्या हो रहा है या जो फिर एटॉमिक अरेंजमेंट है उसको देखने में उपयोग किया। अर्थात जैसा कि पहले कहा गया था कि नैनो टेक्नोलॉजी में एटम या मॉलिक्यूलर के अरेंजमेंट की बात करते हैं, उसके मैनिपुलेशन की बात करते हैं, बट ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना इफेक्टिव हो रहा है, उस पर बहुत सारा डिबेट था। और जो इवन ड्रेक्सलर इन्होंने बुक लिखी उस पर भी काफ़ी बड़े डिबेट चले। उस डिबेट को कम करने के लिए या फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देने के लिए एसटीएम ने बहुत अहम भूमिका निभाई। एसटीएम के डेवलपमेंट के कुछ समय बाद ही 1986 में एक और टूल का डेवलपमेंट हुआ जिसको बोलते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, AFM। ये भी एटॉमिक लेवल पर मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स को देखने में सक्षम था, जिसका जो रिजोल्यूशन है वो 3D में बहुत अच्छा था। मतलब 2D में तो एसटीएम का था, बट अब टॉप एंड डाउन 3D रिजोल्यूशन अगर किसी चीज़ का चाहिए तो एएफएम का भी बहुत अच्छा था। तो एएफएम का भी बहुत योगदान था नैनो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। इसी तरीके से बाद में एसईएम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टीईएम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और साथ ही साथ कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सपीएस या फिर रमन, इनका भी काफ़ी योगदान था, जो भी एक्सपेरिमेंटली नैनो टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको वैलिडेट करने के लिए, और इन सब के सहयोग से ही नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ। यहाँ पर एक फिगर आप देख सकते हैं जो एक थोड़ा सा आइडिया देता है कि इवन कंप्यूटर में साइंस में कैसे चेंज हुआ। तो नैनो टेक्नोलॉजी चूंकि चीज़ों को मिनी स्केल पर या फिर बहुत छोटे स्केल पर मैनिपुलेट करने की बात करता था, तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री चेंज हुई। जो आपके जो ट्रांजिस्टर्स हैं, मॉसफेट हैं, डायोड्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, उनके साइज छोटे किए जा सके, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सकी, उनकी स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जा सकी। और इन सबको देखते हुए जो कंप्यूटर का साइज़ 1976 में था वो घटता चला गया, और इवन आज के समय पर आप देख सकते हैं कि बहुत पतले पतले और ये बहुत ही छोटे साइज़ में कंप्यूटर या फिर मॉनिटर या डेस्कटॉप हम यूज़ कर पा रहे हैं। और इन सब के लिए अगर समझना है तो एक मूरे लॉ है, आप उसको समझिए, उसको देखिए, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि समय के साथ साथ चीज़ें कैसे, जो डिवाइसेस कैसे छोटी होती चली गई, मिनिचराइजेशन उनका कैसे हुआ। तो ये एक अपने आप में प्रोग्रेस था। जैसे बायोलॉजी में देखो तो अलग अलग, चूंकि नैनो साइंस में डेवलपमेंट हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो हम छोटे स्केल पर जा पाए। और आज इस समय अगर आप बात करें तो जैसे कोरोना वायरस की हम बात करते हैं, सार्स कोविड 2 की, उसका भी बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन या स्टडी इसलिए आसान हो सका है या जल्दी से हो पा रहा है क्योंकि अभी नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। तो जो करीब 20 से 30 या 100 नैनोमीटर साइज का पार्टिकल है उसको हम आसानी से देख सकते हैं, उसके बहुत आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस में भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, इवन फिजिक्स में भी नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। XRD, SEM, TM, XPS, AFM, इनका डेवलपमेंट आया। और अगर आप केमिस्ट्री की बात करें या फिर मटेरियल साइंस की बात करें तो बहुत सारे नए नए मटेरियल डेवलप किए गए। जैसे आप देख सकते हैं कार्बन के ही बहुत सारे डिफरेंट कार्बन नैनो ट्यूब, ग्राफीन, इवन ग्राफीन क्वांटम डॉट, इस तरीके के मटेरियल देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ क्रमिक विकास था, या फिर आप देख सकते हैं कुछ फैक्ट थे जो नैनो टेक्नोलॉजी के विषय पर मैंने शेयर किया। तो अभी मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि काफ़ी हद तक नैनो या नैनो स्केल क्या है इस पर क्लैरिटी आई होगी। नैनो साइंस क्या है, क्या करता है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, इस विषय पर भी काफ़ी समझ बढ़ी होगी। और अंत में हमने चर्चा की कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसको कैसे समझें, और नैनो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट या ये जो भी है इसका विकास कैसे हुआ, या इसके विषय पर क्या सिस्टमेटिक डेवलपमेंट थे, उस पर भी हमने नज़र डाली। अब हम कुछ बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ, या उसका क्या स्टेटस है या क्या स्टेज है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम में, मैं इस पेपर को मेनली रिफ़र कर रहा हूँ, इसके साथ कुछ और भी रेफरेंसेस हैं।
तो भारत में जो नैनो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है उसको हम समझने के लिए इसको 3 हिस्सों में समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है, और नैनो टेक्नोलॉजी के एरिया में रिसर्च बेस्ड आउटकम्स क्या हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, जो अभी नीति आयोग की तर्ज पर काम करता था पहले, अभी नीति आयोग बन गया है। प्लानिंग कमीशन जो 9th पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट 5 साल के लिए एक कार्य योजना तैयार करती थी और उस कार्य योजना में कुछ विशेष मुद्दे लाए जाते थे। तो जो 9th पंचवर्षीय योजना थी उसमें सरकार ने नैनो साइंस के विषय पर बेसिकली एक कोर ग्रुप का गठन किया, एक कोर ग्रुप सेट किया गया नैनो साइंस के लिए। साथ ही साथ कुछ फैसिलिटी डेवलपमेंट करने के लिए भी उस पर चर्चा हुई। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट का पहला इनिशिएटिव नवी पंचवर्षीय योजना में थी, जो करीब 1997 के आसपास की बात है। इसके बाद 2000 में डीएसटी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। प्रोग्राम का नाम था प्रोग्राम ऑन नैनो मटेरियल्स साइंस एंड डिवाइसेस। प्रोग्राम ऑन, मैं लिखता जाता हूं अगर आपको लगे कभी कुछ काम है। सो प्रोग्राम ऑन नैनो मटेरियल्स सेमीकोलन साइंस एंड डिवाइसेस। तो ये पहला प्रोग्राम था जो ऑफिशियली गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। फिर 2001 से 2 के बीच में डीएसटी ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जो इस प्रोग्राम को देखेगा। 2001 में ही इंडिया ने नेशनल नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की स्टार्ट की, NSTI, नेशनल नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शुरुआत किया इसका भी, डीएसटी का। और 2007 में एक काफ़ी महत्वपूर्ण कदम लिया गया। 2007 में इंडिया में मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू हुआ, जिसको हम लोग पॉपुलरली नैनो मिशन के नाम से जानते हैं। और इस मिशन का बेसिकली जो कार्य था वो एक नैनो मिशन काउंसिल के द्वारा कराया गया, या एक नैनो मिशन काउंसिल का स्थापना की गई। और जिस नैनो मिशन काउंसिल के चेयरमैन थे प्रोफेसर CNR राव, जिनको बाद में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो ये था कि गवर्नमेंट ने किस तरीके कुछ इनिशिएटिव लिए। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव की हम बात करें तो एक तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से, अगर आप यहाँ स्केल पे देख पा रहे हैं तो अलग अलग वर्षों में किस तरीके से गवर्नमेंट ने डीएसटी ने, फिर डीएसटी CSIR, फिर इवन 2007 से 2018 में डीएसटी CSIR मैटी और भी SCRB ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे अपना अपना योगदान दिया और इसको आगे बढ़ाया। चूंकि ये बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे, इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रमोट भी किया, इस पे रिसर्च करने के लिए फंडिंग भी दिया। और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या रिसर्च इंस्टीट्यूट आगे आए, उन लोगों ने इस पे अपने रिसर्च कार्य शुरू किए। कुछ एक डेटा सेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जहाँ पर कुछ फंडेड प्रोजेक्ट्स का नंबर दिया हुआ है, कि जैसे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स IITs में रन हो रहे हैं। सिमिलरली तरीके से मोर देन 100 प्रोजेक्ट NRL में भी रन हो रहे हैं, NITs में 11 हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 67 हैं, IISc में 40 हैं, और भी इंस्टीट्यूशंस में हैं जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो इस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फंडेड हैं, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के दिशा में चल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं एजुकेशन की इंडिया में क्या है, तो इंडिया में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में
शिक्षा दे रहे हैं, बहुत सारे कोर्स चला रहे हैं। लिस्ट कम से कम मोर देन 60-70 इंस्टीट्यूट होंगे। आप यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, अक्रॉस द इंडिया है। कलर आप यहाँ से देख सकते हैं, किस स्टेट में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात जो हाईलाइट करने वाली है कि ज़्यादातर ये इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्स जैसे एमएससी या फिर एमटेक और एमफिल चला रहे हैं। साथ ही साथ कुछ रिसर्च बेस्ड कोर्स, पीएचडी, बस पीएचडी पर्टिकुलर बहुत कम जगहों पर है। जबकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस रिसर्च कर रहे हैं बट नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से नहीं कर रहे हैं, वो अपने कोर डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मटेरियल साइंस या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर बायो साइंस, ऐसे सारे डिपार्टमेंट हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी में काम तो कर रहे हैं बट स्पेसिफिक पीएचडी प्रोग्राम रन नहीं करते हैं। और अगर आप इसमें ये भी देखें तो ज़्यादातर जो ये नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट हैं वो साउदर्न पार्ट में हैं इंडिया के। और अभी भी इस सेक्टर में काफ़ी गुंजाइश है। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को आगे आना चाहिए और इसको डेवलपमेंट में अपना सहयोग देना चाहिए। अगर इसी कड़ी में बात करें रिसर्च आउटकम्स की, तो रिसर्च आउटकम्स अगर देखा जाए तो इंडिया का काफ़ी अच्छा है। अगर नंबर ऑफ पब्लिकेशन की मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन में इंडिया 3rd पोजीशन में आता है वर्ल्ड वाइड। इंडिया से ज़्यादा पब्लिकेशन नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के एरिया में यूएसए और चाइना के हैं। इंडिया 3rd पोजीशन पे है। और अगर लास्ट 5 ईयर की बात किया जाए तो करीब करीब 23,000 से भी ज़्यादा पब्लिकेशंस या रिसर्च आर्टिकल्स नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और इंकरेजिंग रिस्पांस है। इस डायरेक्शन पे और भी काम किया जा सकता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी और पैटेंट अभी उतने सामने नहीं आ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी और पैटेंट डेवलप करने की और आवश्यकता है और हम सब इस डायरेक्शन में और काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इंडिया में अभी ऐसे क्या हैं चैलेंजेस जो नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की रिसर्च को या फिर इस डायरेक्शन में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किया जाना चाहिए, या कुछ एक इश्यूज़ हैं, कुछ यहाँ पर हमने लिस्ट किए हैं। पहला इशू ये है कि इंडिया में जो लेबोरेटरीज़ का एक्सेस है वो बहुत यूनिफॉर्म नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अच्छी सोफिस्टिकेटेड लैब का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी विषय काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही हाई एंड इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, वो अभी बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है। उस डायरेक्शन में काम किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत लिमिटेड है। कुछ ही अच्छे संस्थान जैसे आईआईटीज़, आईएससीआर या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कुछ रिसर्च लैबों तक ही सीमित है। बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटी जो स्टेट की हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं कॉलेजों में, उनमें शायद कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ल्ड क्लास कंप्लीट करने के लिए चाहिए उपलब्ध नहीं है। उस डायरेक्शन पे भी कुछ काम हो सकता है। साथ ही साथ इंडस्ट्री का और एकेडमिया का लिंकेज बहुत कम है जो नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ावा दे सके, नैनो टेक्नोलॉजी या फिर नैनो साइंस के प्रोडक्ट को मार्केट पे ले जा सके, कमर्शलाइजेशन कर सके, उस हद तक अभी हमारा इनिशिएटिव नहीं है। उस डायरेक्शन पे और काम हो सकता है। साथ ही साथ जो हमारे अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी स्टूडेंट हैं जो पर्टिकुलर नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए। इवन गवर्नमेंट जॉब में भी नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी को इक्वली अदर टेक्नोलॉजी के समकक्ष स्थान दिया जा सकता है। कोर्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग संस्थानों में अलग अलग टाइप के कोर्स हैं, उनका कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अलग है, यूनिफाइड नहीं है, जिससे बच्चों की क्वालिटी भी बहुत वेरी करती है। यहाँ पर भी ध्यान दिया जा सकता है और एक यूनिफाइड कोर्स या फिर लैब स्ट्रक्चर पर काफ़ी हद तक बात की जा सकती है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट साथ में आकर इस डायरेक्शन में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी काम करने की जो अप्रोच है, इवन जो कि अभी नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उस पर भी इंटरडिसिप्लिनरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उस डायरेक्शन में भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक तरीके से नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में हमें मदद कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो इंडियन के प्रोस्पेक्टिव में हमने बात किया। यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस हमने लिस्ट किए हुए हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं जो मैं जनरली प्रेफर कर रहा हूँ और आगे आने वाले
बहुत सारे लेक्चर्स में प्रेफर करूँगा, उनसे मटेरियल लेके आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स या ऑनलाइन नोट्स भी मैं इस पे शामिल कर रहा हूँ, और कुछ रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल भी इस पे शामिल होंगे। तो आज के लिए ये सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन यह अभी जस्ट शुरुआत है। आप इस सीरीज से जुड़े, देखें, अपने कमेंट हमें शेयर करें, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और अगर किसी विद्यार्थी के कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं या कुछ ऐसे हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, डिस्कशन भी हम लोग उस पर कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब जुड़ेंगे, और एक केवल एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, हम एक इसको सीरीज जैसा लेके जाएंगे, और नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के विषय को धीरे धीरे और बहुत डीप तक लेके समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।